तो आज की कहानी है संस्कार। अंदर किचन में सरिता को रोहन की हरकतें देख के गुस्सा भी आ रहा था और चिंता भी हो रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोहन कभी सुधर नहीं सकता है या उसे कभी सुधारा नहीं जा सकता है। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा, लेकिन क्या और कैसे? सरिता मन ही मन अपने आप से बातें किए जा रही थी कि तभी अशोक ने आवाज़ लगाई, सरिता, मैं माँ बुआ जी को स्टेशन से लेके आता हूँ। सरिता ने कहा, ठीक है। फिर पुरानी यादों में जैसे चली गई हो। सास ससुर के सामने तो रोहन को तेज आवाज़ से बुलाना भी मुश्किल है, डांटना तो बहुत ही दूर की बात है, वरना दोनों खाना पीना छोड़ के अनशन पर ही बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में सरिता के सास बिमला और ससुर राम अवतार जी आ गए। अशोक उनको घर पर छोड़ के बाहर कुछ काम से चले गए थे। इधर रोहन दादा दादी को देख के ऐसे लिपट कर रोने लगा जैसे वर्षों के बाद में उनसे मिला हो। तभी बिमला जी ने कहा, अरे क्या हुआ? मेरे पोते को किसी ने कुछ कहा है क्या? इतना सुनते ही तो रोहन शुरू हो गया, दादी, आपको पता है आप के नहीं रहने पर पापा मुझे बहुत मारा करते हैं। कहा, अगर पढ़ाई में लापरवाही हुई तो आगे भी मार पड़ेगी। पूरे 1 सप्ताह से मुझे टीवी भी देखने को नहीं मिला है और ना ही मेरा कोई पसंदीदा खाना बना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कैद में हूँ और मम्मी पापा उस जेल के पुलिस हैं, और आज भी सुबह मुझे मार के गए हैं आपको लेने के लिए। अब आप आ गए हो ना, अब मैं आज़ाद हूँ और आप अब भी कभी मत जाना। इतना सुनते ही सरिता जी ने कहा, रोहन, तुम्हें पापा से कब मारा है? उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाया। तुम दादी से झूठ क्यों बोल रहे हो? वो तो सिर्फ तुम्हारी जिद के कारण। तुम्हें उन्होंने बस जंक फूड खाने के लिए और दिन भर टीवी देखने के लिए मना किया था, ताकि तुम्हारी आंखें और स्वास्थ्य ना खराब हो। सरिता ने सास को चाय पकड़ाते हुए कहा। सरिता का जवाब सुन के बिमला जी ने कहा, हाँ हाँ, अब बच्चे को झूठ बना दो, तुम्हारा तो यही काम रह गया है। अब सबके बीच झगड़े लगाती रहती हो, बस भड़का दिया होगा ऐसे ही अशोक को भी कह के कि पढ़ता नहीं है, मैगी खाता है। और जात तो गुस्सा तो आएगा ही। 10 काम बाहर के करो, घर आकर शिकायतें सुनो तो बच्चे को ही मारेगा ना। कमज़ोर समझ के लगा दिया बाप बेटे में झगड़ा, बस खुद महान बन गई। इस सप्ताह नहीं थी तो मैं तुमको आज़ादी मिल गई है, सोचा होगा सास आए तो ही ना रोहन बेटा, देख ले टीवी, मैं भी देखूं कौन क्या करता है। मुंह पे हाथ रख कर के रोहन हंस रहा था। गुस्से का घूंट पी के सरिता वहां से किचन में चली आई। तभी बिमला जी ने आवाज़ लगा दी कि आज रोहन के लिए पास्ता बना देना। सरिता को मन तो हो रहा था कि रोहन को 2 थप्पड़ लगाए, लेकिन सास ससुर के अनशन के बारे में सोच के डर जाती थी। अगले दिन सरिता ने रोहन से कहा, रोहन, अब टीवी बंद करके चलो, पढ़ाई करके 10 दिनों में परीक्षा शुरू होने वाली है और तुमने अभी तक नोट्स भी पूरे नहीं किए हैं। दादी देखो ना, मेरा सिर दुख रहा है और माँ मुझे पढ़ने के लिए कह रही है। हाय मेरा बच्चा, आजा, मैं सिर दबाए देती हूँ, लेकिन बेटा थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो। बेटा, हाँ दादी, देता तो हूँ। आपका संस्कार चैनल लगा दूँ? हाय मेरा पोता कितना प्यारा है, दादी का कितना ख्याल रखता है, जा लगा दे। सरिता का मन रो के रह जाता था। एग्ज़ाम हुआ और रोहन के उसमें नंबर बहुत कम थे। क्लास टीचर ने बताया कि रोहन क्लास में भी बहुत बदतमीजी से पेश आता है। सरिता घर आई, रात को अशोक को ये बात बताई। अशोक ने कहा, कल बात करता हूँ। तभी सरिता ने कहा, नहीं अशोक, अब डांट डपट के काम नहीं चलेगा। वापिस वो माँ बापूजी के पास जाकर वही काम करेगा। वो माँ बाबूजी के प्यार का गलत फ़ायदा उठा रहा है। उसे पता है कि वह माँ बाबूजी की बात कभी नहीं टालेगा और वो लोग भी फिर से खाना पीना छोड़ देंगे और फिर रोहन पर ध्यान देने की जगह हम उनको मनाते रहेंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा जिससे माँ बाबूजी का दिल भी ना दुखे और रोहन भी रास्ते पर आ जाए। देख लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस माँ बाबूजी का ख्याल रखना। हाँ। अगले दिन सरिता बाथरूम में गिर गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मसल्स फ्रैक्चर है।
बेड रेस्ट करना होगा, कम से कम 1 सप्ताह। ये बात अशोक ने घर आकर के अपनी माँ को बताई। माँ, अब कैसे होगा? मुझे भी ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना है। कल तू चिंता मत कर बेटा, मैं सब संभाल लूँगी। क्या क्या माँ, चलो अब मेरी चिंता दूर हुई। अब घर के सारे काम बिमला जी को करने होते तो सरिता को उसके रूम में ही या तो खुद खाना दे देती या कभी रोहन से भिजवा देती। रोहन के खाने की फरमाइश पर अब ताला लग गया था, क्योंकि उनको पास्ता, बर्गर आदि जंक फूड बनाना तो आता नहीं था। मुश्किल से माँ जी सादा भोजन बना पाती थी। घर के चक्कर में उनकी भजन मंडली, सखी सहेलियाँ सब छूट गए थे। अब तो अपने पसंदीदा सीरियल भी मुश्किल से देख पाती थी। इधर रोहन की हर रोज़ नई फरमाइशें होती। कभी रामावतार जी बाजार ले जाकर पूरी कर देते तो कभी विमला जी को करनी पड़ती। लेकिन अब उनकी परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इधर सरिता जो है वो चुपचाप सब कुछ देखती रहती। एक दिन दोपहर के खाने पर रोहन ने कहा, दादी आप रोज़ एक जैसा ही खाना खिला रही हैं, मुझे आज पास्ता ही खाना है। तब बिमला जी ने कहा कि बेटा, पास्ता सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, पौष्टिक खाना खाते हैं। चख के तो देखो कितना स्वादिष्ट बना है खाना। रोहन ने खाने का प्लेट खुद से दूर फेंकते हुए कहा, नहीं खाना मुझे ये खाना। मुझे तो लगा आप खाना बनाएंगी तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा, मैं पूरी आज़ादी से जो मर्जी आए खा सकता हूँ, लेकिन आप तो मम्मी से भी बेकार निकली। रोहन के गाल पर तमाचे आज सरिता ने अपने सास ससुर के सामने मारे। रोहन, ये थी तुम्हारी आज़ादी की सीमा, जो तुम्हें अभी तक नहीं मिली। आज़ादी का मतलब भी तुम जानते हो? तुम 10 साल की उम्र में इतनी बड़ी बातें करते हो। तुम्हारी इस हरकत और फरमाइशों को आज़ादी नहीं, बदतमीजी कहते हैं, समझे? कोई अपने दादा दादी के साथ ऐसे पेश आता है? माफ़ी मांगो दादी से और जाके चुपचाप अपनी प्लेट उठाओ और सफाई करो, समझे? रोहन अपनी मम्मी का ये रूप देख करके डर गया था। आज बिमला जी और रामावतार जी भी चुप थे। रोता हुआ रोहन दादी के पास जाकर के बोलता है कि दादी, मम्मी ने मुझे मारा है और आपने मुझे बचाया भी नहीं। हाँ बेटा, और आगे बचाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मम्मी ने तुम्हारे गलत व्यवहार के लिए तुम्हें मारा था। अब तुमको मम्मी पापा की बात माननी ही पड़ेगी, जैसा वो बोलेंगे वैसा ही करना होगा। जाओ जाके प्लेट उठाओ और सफाई करो। बिमला जी ने कहा, "हाँ, आज सरिता के सास ससुर शर्मिंदा थे, क्योंकि उनको पता था कि रोहन के इस व्यवहार के कहीं न कहीं वो भी जिम्मेदार हैं। सरिता कमरे में जाने लगी तो बिमला जी ने रोकते हुए कहा, बहू सुनो, आज से यही हमारे साथ ही खाना खाना, और हाँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तब सरिता ने कहा, नहीं माँ जी, इसमें माफ़ी नहीं, समझ की ज़रूरत है। बेशक आप अपने पोते को प्यार कीजिए, मुझे तो और खुशी होती है इस बात से, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन उसकी गलत हरकतों पर उसको टोकिए रोकिए, बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है। गलत और सही में फ़र्क करना समझाइए। मुझे भी डांटिए मेरी गलतियों पर, लेकिन कोशिश ये रहे कि ये सब रोहन के सामने ना हो, और अगर कभी हो तो उसको ये पता ना चले कि गलती किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना कि सभी गलत बातों पर उसका सहयोग कीजिए। बच्चों को आज़ादी का सही मतलब समझाइए, उन्हें समय और नियमों के उपयोग के महत्व को समझाइए, बड़ों की इज्जत करना सिखाइए। सभी समाज हमारे संस्कारों पर उंगली नहीं उठा पाएगा। बस ये इतना ही चाहती हूँ। सही कह रही हो बहू। रोहन ने अपनी दादी को माफ़ी मांगते हुए देखा तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। रोहन ने आकर के सरिता से कहा, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, देखो मैंने प्लेट रख दी है और सफाई भी कर दी है इस जगह की। तभी पीछे से अशोक भी आ गए। सरिता ने रोहन को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगली बार से अब कभी भी नहीं होना चाहिए, पक्का, प्रॉमिस? हाँ, रोहन ने कहा, चलो अब दादा दादी को सॉरी कहो जल्दी से। सॉरी दादी जी, दादाजी। तभी रामावतार जी ने कहा, अच्छा अब सब चलो खाना खाने, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तभी अशोक ने सरिता के कान में धीरे से कहा, अच्छा हुआ सच पता नहीं चला तुम्हारा, वरना अभी अनशन शुरू हो जाता। अतः भला हो तो सब भला होता है पतिदेव। वो गाना सुना है ना,
पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा। और सरिता ने धीरे से कहा। तभी विमला जी की आवाज़ आई, अरे बहू जल्दी आओ, दोनों खाना ठंडा हो जाएगा। कब से खड़ी हो? डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। जी माँ जी आई, कहते हुए सरिता और अशोक पूरे परिवार के साथ खाना खाने बैठ गए। दोस्तों, बहुत से संयुक्त परिवार की ये समस्या है कि बच्चा सबसे का गलत फ़ायदा उठाता है और तरह तरह की गलतियां और ख़राब आदतें सीख लेता है। झूठ बोलने से सबका ध्यान अपनी ओर ही रखना चाहता है। आपस की समस्याओं का असर बच्चों पर ना होने दें। बच्चों को प्यार दें, बेशक दें, लेकिन उन्हें अनुमति जीवन जीना और अच्छी ज़िंदगी देना सिखाएं।